नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि जो आईडीए है वो 1 अक्टूबर 2025 से बढ़ गया है। जो बीएसएनएल का आईडीए दर जिसको बोलते हैं वो 227.1% से बढ़कर 6.2% बढ़कर 233.3% हो गया है। ठीक है, लेकिन इस आईडीए के हिसाब से अगर थर्ड पीआरसी लागू हो तो फिटमेंट फैक्टर कई गुना ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि 4 से 5 गुना आपका फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है, और अगर 4 से 5 गुना फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया तो आपकी सैलरी 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये एक हिसाब से सरकार के हित में नहीं है ये बात। ठीक है, अगर हम बात करें 2017 की, 2017 के टाइम पे 119.5% आपका आईडीए चल रहा था, तो उसके हिसाब से अगर आईडीए जोड़ा जाए और आपकी थर्ड पीआरसी उसके हिसाब से लागू होती है 119.5% से, तो क्या थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है या फिर नहीं? तो 119.5% से आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है आराम से, लेकिन फिर भी डोट ने इनकार कर दिया है। तो डोट इनकार क्यों कर रही है यहाँ पर, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विद डिटेल आपको देने वाला हूं कुछ पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको सारी जानकारी दूंगा कि जैसे कि जो 119.5% डीए 2017 में आपका चल रहा था। ठीक है, अब मर्जर हो गया था, लेकिन फिर भी जो डोट है वो इनकार कर रहा है थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है द फंडिंग सोर्स डोट। तो डोट का जो फंडिंग सोर्स है, जो आपको पेंशन मिलती है वो डोट की तरफ से मिलती है। ठीक है, ना कि बीएसएनएल की तरफ से। तो डोट का फंडिंग सोर्स क्या है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और सेकंड पॉइंट है 1972 में सीसीएस पेंशन रूल्स क्या चल रहा था, क्योंकि पेंशन का कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। तो 1972 के टाइम की पेंशन आपको बता दूं कि 2017 या फिर 2025 की बात करें, 2025 में आपको जो पेंशन मिलती है वो डोट की तरफ से मिलती है, ना कि बीएसएनएल की तरफ से। ठीक है, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन मिलती है केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो 1972 के नियम के हिसाब से मिलती है। ठीक है, तो 1972 के टाइम पे वो नियम क्या चल रहा था, वो नियम क्या है, सारी जानकारी चलिए इस पॉइंट में दूंगा आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पेंशन संशोधन में देरी का मुख्य कारण क्या है। आपको पता है वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी में देरी का कारण मैंने कई वीडियोस में बता के रखा है आपको, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। लेकिन पेंशन संशोधन में देरी का कारण क्या हो रहा है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद यूनियनों का तर्क और लास्ट सॉल्यूशन इसका क्या होने वाला है वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं फटाक से, जो कि है द फंडिंग सोर्स ऑफ डोट। मतलब जो डोट फंड करता है वो कैसे करता है। बीएसएनएल पेंशनरों के पेंशन संशोधन का मामला दो मुख्य कारणों से कर्मचारी के वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन से अलग और सीधा होना चाहिए, जैसा कि यूनियनों ने लगातार तर्क दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए वेतन संशोधन है वो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी बीएसएनएल द्वारा लागू किया जा रहा है। ठीक है, और जो कर्मचारियों को सैलरी मिलती है वो भी बीएसएनएल की तरफ से मिलती है। लेकिन जो पेंशनर्स है, जो बीएसएनएल कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको जो पेंशन मिलती है वो बीएसएनएल की तरफ से नहीं मिलती है, वो मिलती है केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है, यानी कि डोट देता है। ठीक है, अब वो जान लेते हैं पेंशन का भुगतान यानी कि द फंडिंग सोर्स डोट। बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन का भुगतान सीधे बीएसएनएल कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। उनकी पेंशन का भुगतान भारत सरकार दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डोट बोला जाता है, डीओटी के माध्यम से होता है। ठीक है, अब कारण देख लेते हैं। बीएसएनएल का गठन 2000 में हुआ था। ठीक है, 2000 के टाइम पे बीएसएनएल कंपनी बनी थी, जब सरकारी कर्मचारी जो कि पहले दूरसंचार विभाग में थे यानी कि डोट में थे, को बीएसएनएल में आत्मसार यानी कि अब्जॉर्ब किया गया था, मर्जर किया गया था, विलय किया गया था उनका। ठीक है, मतलब जो भी डोट में काम कर रहे थे, बीएसएनएल कंपनी यानी कि 2000 में बनी। 2000 में बनने के बाद सन 2000 में बीएसएनएल कंपनी बनी। अब बीएसएनएल कंपनी बनने के बाद डोट में जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनको बीएसएनएल में ले लिया गया था। ठीक है, मतलब बीएसएनएल में काम करने लग गए थे वो। ठीक है, अब इस विलय के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि इन मर्जर किए गए कर्मचारियों की पेंशन देयता यानी कि पेंशन लायबिलिटी सरकार यानी कि डोट की रहेगी, ना कि बीएसएनएल। ठीक है, अब वहां पर यह तय हो गया था कि भैया भले वो मर्जर होके मतलब जो डोट में काम कर रहे थे वो बीएसएनएल में चले गए हो, लेकिन यहाँ पर सरकार ही उनकी पेंशन वगैरह देगी, उनका जिम्मा
डोट पर रहेगा। ठीक है, बीएसएनएल केवल कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा पेंशन योगदान के रूप में डोट में जमा करती है, लेकिन पेंशन देने की अंतिम जिम्मेदारी डोट की होती है। अब यहाँ पर यह हुआ है कि डोट में कर्मचारी है वो बीएसएनएल में चले गए, ठीक है, डोट वाले कर्मचारी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेंशन की जब बारी आती है तो जो सैलरी में से कुछ पीएफ वगैरह कटता है वो कुछ अंशदान बीएसएनएल डोट को दे देती है, जमा कर देती है, और लास्ट का जो सॉल्यूशन होता है पेंशन देने का काम वो डोट का ही होता है। ठीक है, अब चूंकि पेंशन की देयता और भुगतान केंद्र सरकार की है, इसलिए बीएसएनएल के लाभ या हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस से इस पर सीधा असर नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी रुकने का कारण क्या है? अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। कई वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। अब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर असर कर रहा है, क्योंकि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, ना कि पेंशनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी देता है, ना कि पेंशन। अब पेंशन तो केंद्र सरकार की ओर से आती है। अब केंद्र सरकार की ओर से अगर पेंशन आ रही है तो थर्ड पीआरसी में जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का जो भी दिक्कत आ रही है वो पेंशन पर असर नहीं करना चाहिए। अगर देखें तो पेंशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आप आगे देखते हैं, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट है 1972 में सीसीएस पेंशन का रूल क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत दर्जा। बीएसएनएल में आत्मसार होने के बावजूद इन पेंशनर्स को अभी भी केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 1972 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर बीएसएनएल में ये कर्मचारी जो कि डोट में पहले काम कर रहे थे वो बीएसएनएल में चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो सीसीएस 1972 के रूल के हिसाब से उनकी पेंशन मिलती है, ना कि आज के हिसाब से। ठीक है, आज भले वो बीएसएनएल 2025 में, लेकिन 1972 के टाइम पे डोट में जो नियम चला करता था उसी रूल के हिसाब से उनको पेंशन मिलती है। ये नियम सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, और इसलिए जब भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि सीपीएस ईएस की पेंशन में संशोधन होता है तो बीएसएनएल पेंशनरों के लिए भी समान संशोधन की मांग की जाती है। 7th पे कमीशन चल रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का, अब 8th पे कमीशन 2026 में लागू होने वाला है। तो बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी वही मांग की जा रही है कि सेकंड पीआरसी चल रही है, उसके बाद थर्ड पीआरसी जल्दी से जल्द लागू हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि पहले कर्मचारियों के लिए होगी फिर पेंशनर्स के लिए होगी, ये बात अलग है। चलिए ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है पेंशन संशोधन में देरी का मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन जान लेते हैं। क्योंकि पेंशन का भुगतान डोट करता है, इसलिए पेंशन संशोधन में देरी का कारण संशोधन से इसका जुड़ाव हो सकता है। ठीक है, जो कि वेतन संशोधन से जुड़ाव। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है कि डोट तो करता है पेंशन संशोधन की जितनी भी जिम्मेदारी है वो डोट लेता है बीएसएनएल कर्मचारियों की, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि पेंशन संशोधन का जुड़ाव जो कि हो सकता है पेंशन संशोधन जो वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है उससे रिलेटेड हो सकता है। पेंशन की कैलकुलेशन का आधार द बेस कैलकुलेशन पेंशन की राशि रिटायर होने से ठीक पहले प्राप्त किए गए अंतिम वेतन यानी कि लास्ट ड्रॉप पे पर निर्भर करती है। ठीक है, आपने जो नौकरी कर रहे थे या फिर जिस टाइम आपका जो मूल वेतन था लास्ट रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, उसी के आधार पर आपकी पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो 2017 की बात है, कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है यानी कि थर्ड पीआरसी के तहत कर्मचारियों के वेतनमान को 15% फिटमेंट लाभ और आईडीए के विलय के साथ संशोधित किया जाना था। पेंशनरों की पेंशन भी बढ़ती है इस पर। एक बार जब नया बड़ा हुआ वेतनमान तय हो जाता तो उसी फिटमेंट फार्मूले के साथ, उदाहरण के लिए 19.5% आईडीए विलय प्लस 15% फिटमेंट का उपयोग सेवानिवृत्त पेंशनरों की पिछली पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात यह आती है कि उस टाइम अगर पेंशन संशोधन का आधार क्या है, वेतन संशोधन। ठीक है, यह बताया जा रहा है कि 2017 के टाइम पे अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती तो उसी टाइम पे पेंशन संशोधन हो जाता और वो भी 15% फिटमेंट के साथ और 119.5% आईडीए विलय के साथ। ठीक है, तो ये तभी मुमकिन था। वेतन संशोधन तो लागू हुआ नहीं यानी कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तो आपका पेंशन संशोधन भी रह गया। यहाँ पर आपकी थर्ड पीआरसी काफी टाइम से रुकी हुई है, उसका मुख्य कारण यही है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आती है आपकी बीएसएनएल कंपनी। ठीक है, अब देखिए थर्ड पीआरसी की शर्त, थर्ड पीआरसी रिपोर्ट में है शर्त थी कि वेतन संशोधन केवल तभी लागू होगा जब पीएसयू वित्तीय रूप से किफायती हो जाए यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी के आधार पर। ठीक है,
अफोर्डेबिलिटी क्लोज के मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है तो आपका थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल का प्रभाव, चूंकि बीएसएनएल 2017 में घाटे में थी, इसलिए डोट ने किफायती खंड यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हवाला देते हुए कर्मचारियों के वेतन संशोधन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण ही आज तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई है। ठीक है, अब चूंकि कर्मचारियों का नया वेतनमान तय नहीं हो सका, इसलिए पेंशनरों की जो पेंशन संशोधन के लिए कोई आधार बेस ही नहीं बन पाया। ठीक है, अब देखिए, अगर वेतन संशोधन लागू होता, वो जो कि पेंशन संशोधन का एक लौता आधार है, अब वही लागू नहीं हुआ तो पेंशन संशोधन क्या खाक लागू होगी? तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है यूनियन का तर्क, यूनियनों का तर्क और लास्ट सॉल्यूशन। यूनियनों ने लगातार यह तर्क दिया है कि पेंशन संशोधन को सीधे डोट द्वारा किया जाना चाहिए और इसे बीएसएनएल के वेतन संशोधन से अलग करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल केवल एक कंट्रीब्यूटिव बॉडी है, न कि पेमेंट बॉडी। ठीक है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बीएसएनएल कर्मचारी है, उनको सैलरी तो बीएसएनएल ही करती है, लेकिन उनकी जो पेंशन है वो डोट देती है। ठीक है, यूनियन का तर्क रहा है या फिर डिमांड रही है हमेशा से कि जो डोट अगर आपको पेंशन देती है तो जो पेंशन का आधार है वो डोट द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि पेंशन संशोधन है वो डोट द्वारा किया जाना चाहिए, न कि बीएसएनएल की अपनी कंपनी द्वारा। ठीक है, अब इसमें ऐसा होगा कि अगर बीएसएनएल कंपनी या तो फायदे में जा रही है या लॉस में जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लॉस में जा रही है तो भी क्या है कि पेंशन तो हमें डोट द्वारा मिल रही है, तो डोट ही यहाँ पर पेंशन संशोधन करना चाहिए। पेंशनरों की मुख्य मांग यह है कि 1 जनवरी 2017 से 15% फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन लागू किया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे अन्य सीपीएस ईएस में किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये मांग है। उसके बाद लास्ट डिसीजन, इस मामले का अंतिम समाधान केवल दूरसंचार विभाग यानी कि डोट और वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के संयुक्त निर्णय से ही संभव हो सकता है, जिसमें थर्ड पीआरसी के किफायती खंड से बीएसएनएल पेंशनरों को छूट दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो किफायती खंड हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है उसको हटाया जाए, फिर उसमें कुछ छूट दी जाए, और जो मंत्रालय वगैरह इनके लास्ट डिसीजन इनके ही आपस में, जो कि बीएसएनएल डोट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जो आपस में मिलकर ये डिसीजन लेंगे। यह कंडीशन पेंशनर और बीएसएनएल पेंशनरों के लिए 7 से अधिक वर्षों से अनिश्चितता का कारण बनी हुई है, जहां उनकी पेंशन की देयता सरकार पर है, लेकिन संशोधन का लाभ बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति से जुड़े नियम के कारण रुका हुआ है। ठीक है, मतलब पेंशन तो डोट देती है, लेकिन पेंशन संशोधन यहाँ पर बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर रुका हुआ है कि यार बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बीएसएनएल बर्बाद हो रही है, अभी फिलहाल लॉस में जा रही है, तो अभी हम थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते। ठीक है, इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।